अब मैं जो आपको चिकित्सा बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने शरीर की 70% चिकित्सा कर सकते हैं, इसमें 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। ये बात आप विश्वास के साथ मान लीजिए। अगर आप उस चिकित्सा को करें तो इस चीज का ध्यान सबसे पहले रखें कि हम जो चिकित्सा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चिकित्सा नहीं है, बल्कि हमारे देश की जलवायु से बहुत सारे फैक्टर जो हैं, बहुत सारे कारक जो हैं, वो भी इस चिकित्सा के लिए संबंध रखते हैं। तो इस चिकित्सा का परिणाम उसी अनुसार आएगा जिस प्रकार उस चिकित्सा के प्रति हमारी भावना होगी। तो हम जिस भावना से उस चिकित्सा को करना चाहें, वो भावना आप इसको समझने के बाद अपने मन में पैदा करें। तो मैं इसके लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ लक्षणों और कुछ उपायों के बारे में बताना चाहता हूं। हम सबने हमेशा से सुना है एक कहावत कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 प्रकार के तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम सबको पता है, हम सबको बचपन से बताया जाता है। तो ये 5 तत्व क्या है? ये मिट्टी है, वो आकाश है, जल यहाँ पे रखा हुआ है, वायु आप देख रहे हैं, अग्नि आप जानते हैं, सूर्य को अग्नि का प्रतिबिंब बताया गया है। तो इन 5 चीजों से शरीर का अगर संचारण हुआ है, निर्माण हुआ है, तो कभी भी भविष्य में अगर कोई रोग होता है तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कहीं इन 5 तत्वों में कोई कमी तो नहीं आ गई है। समझिए, इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए मेरी बात को, कि अगर हमारा शरीर 5 प्रकार के तत्वों से बना है, अगर आप खाना बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, धनिया डालते हैं, मिर्चा डालते हैं, टमाटर डालते हैं, या जो कुछ भी मिर्च मसाले डाल के आप पकवान बनाते हैं, उसमें कोई कमी आएगी तो आप 2 ही चीज पे तो तर्क करेंगे। या तो डाले जाने वाले सामानों को देखेंगे कि सही है या खराब है, या तो आप ये देखेंगे कि क्या उन सामानों को बनाने की, उन पकवानों को बनाने की स्थिति हमारी क्या है, उसको तरीका क्या है। तो हमारा शरीर भी एक ऐसा तंत्र है जिसको कोई नहीं समझ सकता पूरी दुनिया में। जो कुछ भी समझ सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि शरीर जो संदेश देगा वो आपको देगा, किसी दूसरे को नहीं देगा। हमें पेट में गड़बड़ी होती है, पेट में दर्द होता है, तो कैसा दर्द होता है ये आप ही समझ सकते हैं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता, क्योंकि वो दर्द आपको हो रहा है, वो तकलीफ आपको हो रही है। अगर आपको हृदयाघात आएगा तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा। तो आज आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे शरीर में कहीं कोई रोग आता है तो क्या हम अपने इन 5 तत्वों को सम्मिलित करके, मिलान करके भी अपनी चिकित्सा कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में 5 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। अगर हम पता करें तो सबसे पहला है ईश्वरीय चिकित्सा, दूसरा है योग चिकित्सा, तीसरा है यज्ञ चिकित्सा, चौथा है गव्य चिकित्सा, जिसमें हम गौ माता के आशीर्वाद से चिकित्सा करते हैं, और गव्य चिकित्सा से हम लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी पर भी इजाद पाया है, और कैंसर का फर्स्ट स्टेज भी ठीक होता हुआ दिख रहा है सिर्फ गौ माता के आशीर्वाद से। तो गव्य चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा, ये 6 कोणीय चिकित्सा हमारे देश की पुरातन संस्कृति में अगर देखें तो देखने को मिलता है। तो मैं आपसे प्राकृतिक चिकित्सा की बात करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आप अपने हर रोग की चिकित्सा लगभग कर सकते हैं। यहाँ हर रोग से मेरा मतलब ये है कि जो रोग ने अब तक आपके शरीर में गंभीर लक्षण ना पकड़ा हो। आयुर्वेद की दृष्टि से और प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से हमारा शरीर किसी लक्षण को क्रिया का रूप तभी देता है जब वो रोग बिल्कुल चरम से ऊपर चला जाता है। मतलब अगर हमें हृदयाघात हुआ, हमारे शरीर में जमा हुआ मल 70% के ऊपर गया और हमको हृदयाघात हुआ, तो एलोपैथी में तो ये कहा जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में ये कहा जाएगा कि आपके रोग ने अब लक्षण दिखा दिया है, तो चिकित्सा की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? कोई भी आपके शरीर में अगर लक्षण बैठता है, कोई भी रोग होता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में बहुत सारे विजातीय द्रव्य भर चुके हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स भर चुके हैं,
जिन टॉक्सिन्स को मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ आपके सामने, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन और लाइव एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करता है। इसी प्रकार चीनी खाते हैं, मैदा खाते हैं, मैदे के बाद रिफाइंड ऑयल खाते हैं, रिफाइंड ऑयल के बाद पॉम ऑयल खाते हैं। आजकल टीन में 15 लीटर का डिब्बा आता है, दुकानदार भाई लाके रख लेते हैं सरसों का तेल, और वो खुला खुला बेचते हैं। वो भी आपके शरीर में सबसे ज्यादा एलडीएल को बढ़ाता है और आपको हृदयघात करता है। मतलब कि सीधा सीधा है कि अगर आपको कोई रोग हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में कोई विष इकट्ठा हो रहा है। तो अगर वो विष इकट्ठा हो रहा है तो हमें रोग हो रहा है, और अगर रोग को दूर करना पड़ेगा तो एकदम सीधा सा फंडा है कि हमारे शरीर में मौजूद उस विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर कर दिया जाए। तो शरीर से बाहर कैसे किया जाएगा? उसका क्रिया शरीर खुद करता है। कैसे करता है? आपने सुना होगा हमको बुखार होता है, बुखार होते ही हम जाते हैं पैरासीटामोल खा लेते हैं, अपने बुखार की गर्मी को शांत कर देते हैं या बुखार को उतार देते हैं। मेरा आप भाइयों से निवेदन है कि सामान्य रूप से 3 दिन तक अगर आपको बुखार हो तो आप उसकी दवा ना लें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि बुखार शरीर इसलिए होता है शरीर में क्योंकि आपके शरीर में जो विजातीय द्रव्य भर चुका है वो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस माध्यम से बाहर निकालती है। भाई हमारा शरीर कैसे निकालेगा? आपके घर में कोई कचरा साफ हो जाता है तो आप क्या करते हैं? वैक्यूम क्लीनर लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, या कपड़े से साफ कर देते हैं, या झटक देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। शरीर भी उसी प्रकार से हमारे शरीर में मौजूद हुए द्रव्यों को निकालता है जिनको शरीर की कोई जरूरत नहीं। और वो क्या है? मल के रूप में, मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, सर्दी के रूप में, जुकाम के रूप में, कफ के रूप में, और उसके बाद बुखार के रूप में। इन अलग अलग तरीकों से शरीर हमारे अंदर मौजूद विजातीय द्रव्यों को निकालता है। हम क्या करते हैं? दवा खा लेते हैं। जैसे ही सर्दी हुई दुकान पे जाके बिग सेक्शन 500 लिया, उसको खा लिया। अब खाते ही क्या हुआ कि जहां से सेंसेशन, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ये सेंसेशन निकल रहा है कि आपको सर्दी हुई है, वो सर्दी इसलिए नहीं हुई है कि आप बीमार पड़ गए हैं, बल्कि आपके शरीर के अंदर जो वायरस, जो बैक्टीरिया चला गया है, जिसको आपके शरीर को कोई जरूरत नहीं है, वो शरीर निकाल रहा है। वो शरीर निकालेगा तो कैसे निकालेगा? जब आपको सर्दी होगी तो नाक के माध्यम से आपको सर्दी निकलेगा बाहर, और वहां से फिर आपका वो बैक्टीरिया बाहर निकल के बाहर चला जाएगा। तो ये शरीर की क्रिया है जो शरीर स्वतः संचालित करती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पके हुए भोजन पर अपना शरीर चलाना चाहते हैं। शरीर को किस चीज की आदत है? शरीर को कच्चे रूप में पाए जाने वाले भोजन की आदत है। हम आज जो भोजन करते हैं वो भोजन कृत्रिम तरीके से पकाया हुआ है। जैसे चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं? आग पर पकाते हैं। आग पर पकाने के बाद इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं, उनका रसायन विज्ञान में एक रचना होती है, एक संरचना होती है। जैसे अगर मैं मेथेन की बात करूं, CH4, तो उसकी रचना C होता है कार्बन, और 4 हाइड्रोजन अलग अलग जुड़ा होता है। तो जैसे ही हम अपने भोजन को पकाते हैं आग पर रख के, उसका जो सिस्टम है, जो उसका बैलेंस है, जो चक्र है, वो टूट के अलग हो जाता है। फिर क्या होता है? वो भोजन हम करते हैं, और भोजन को शरीर के जिस हिस्से पर जाके बैठना चाहिए वो वहां पर बैठ ही नहीं पाता, क्योंकि भोजन का तो पता ही गलत हो गया है। तो जब पता गलत हो गया है तो पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाता है। वो जब पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाता है तो भाई पड़ोसी उतनी खातिरदारी थोड़ी कर पाएगा जितना आपका अपना रिश्तेदार करेगा। तो फिर वहां से क्या होता है? कुछ मात्रा आपके भोजन की पाचन होती है और आपके शरीर में विटामिन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स पहुंच जाता है। बचा हुआ जो भोजन है वो मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या होता है? अब हमने भोजन कर लिया, वो मल इकट्ठा हो गया, मतलब शरीर को जो जरूरत नहीं थी उसको मल बना दिया। कल सुबह शरीर इसको बाहर निकालने वाला है। उसी समय मन में आया कि चलते हैं चाय पी लेते हैं, और तुरंत गए, घर में चाय बनवाया और चाय उठा के पी लिए। हुआ क्या? चाय भी एसिडिक, चाय में पड़ने वाली चीनी भी एसिडिक,
और हमारे पेट के अंदर मौजूद अम्ल भी एसिडिक, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब 3 एसिड अलग अलग मिलके हाइपर एसिडिटी आपके शरीर में बना देता है। हाइपर एसिडिटी मतलब आपके शरीर में निकलने वाला जो प्रोटॉन पंप है, जो निकलने वाला पाचक रस है, उसमें दुविधा पैदा कर देता है। अब जैसे ही चाय आपने पी, दुविधा पैदा हुई, तो तुरंत आपको ब्लड प्रेशर तो हो ही जाएगा, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। जैसे ही आपने चाय पी, आपको गैस तो बननी ही है, क्योंकि गैस बनेगी जब आपका भोजन नहीं पचेगा, और वो भोजन आपके बड़ी आंत में जाके इकट्ठा होगा, और बड़ी आंत में जब इकट्ठा होना भोजन शुरू होगा, तो एक समय आएगा जब सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये हिस्सा जो है, यहाँ पे चर्बी दिखना प्रारंभ होगा। आपने देखा है किसी को चर्बी दिखना शुरू होती है तो कुछ खास खास जगहों पर दिखती है, जैसे नाभि के नीचे जो पेड़ों का हिस्सा होता है, और यहीं पे हमारी बड़ी आंत होती है। तो वो जो वसा, वो जो तेल हमने रिफाइंड के नाम पे, कच्ची घानी, झूठा कच्ची घानी के नाम पर खरीदा है, डॉक्टरों का नाम सुन के, रिफाइंड, सफोला, फार्चून, डालडा, ये सब जो हमने खाया है, चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर, ये जमा होता है एलडीएल के रूप में, और आपके शरीर में सैकड़ों रोगों को जन्म देता है। तो कुल मिला के मतलब इतना है कि अगर आपको कोई रोग होता है तो वो रोग आपके पाचन से ही जन्म लेगा। जब आपका पाचन बिगड़ेगा तभी उस रोग का जन्म होगा। तो अगर कोई रोग जन्म लेता है तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हमारा पाचन तो नहीं बिगड़ गया है। और उस पाचन को और उस रोग को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने 5 प्रकार की चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहली चिकित्सा आती है जिसको मिट्टी चिकित्सा कहते हैं। मिट्टी चिकित्सा में क्या होता है कि हम अपने ज्यादातर रोगों का चिकित्सा मिट्टी से कर सके। और मिट्टी कौन सी? जो मिट्टी हमारे आसपास पाई जाती है। आपको हंसी आ रही होगी कि क्या मिट्टी से भी कोई उपचार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको केरल में लेके चलता हूं, जहां पे केरल में एक नेचुरोपैथी सेंटर है। वहां पे लोग 50-50 हजार रुपए 7 दिन का देने आते हैं, और वहां आते हैं इस बात के लिए सिर्फ ताकि 7 दिन तक वो उस प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठा सके, जिसमें उनको मिट्टी का लेपन, मिट्टी का मर्दन, मिट्टी का लेपन और मर्दन के साथ स्नान, फिर कीचड़ स्नान, फिर मिट्टी चिकित्सा, पट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा, ये जो 5 महाभूत हैं, इन 5 महाभूतों द्वारा चिकित्सा का लाभ लेके अपने शरीर को रोग मुक्त कर सके। आप जानते हैं अक्षय कुमार नाम का एक कलाकार है इस देश में, जो फिल्म बनाने का काम करते हैं। वो अक्सर महीना, 2 महीना, 4 महीने पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सेंटर पे वो व्यक्ति जाता है, और इस बात के लिए जाता है ताकि अपने शरीर की शुद्धि करा सके। लेकिन आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं जो ये क्रिया करते हैं, लेकिन कभी उनका बाहर नहीं आता, कभी वो बताते नहीं, क्योंकि उन्होंने उन विदेशी कंपनियों से, मैंने कहा ना कि दलाली के लिए पैसा ले रखा है, तो वो बोल नहीं सकते कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा हूं और आपको ठंडा पिला रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूं। लेकिन वो जाते हैं, और सिर्फ वही नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति भी जाते हैं मिट्टी चिकित्सा का लाभ लेने के लिए। क्या क्या चिकित्सा हम कर सकते हैं और कैसे करनी है मिट्टी चिकित्सा, इस पर मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। सबसे पहले जैसे ही मिट्टी चिकित्सा की बात आती है तो प्रश्न ये उठता है कि मिट्टी का चुनाव कैसे करें, हम कौन सी मिट्टी लें जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए, चिकित्सा के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में जो वर्णन किया गया है मिट्टी का, उसमें माना गया है कि छिछले जल के करीब की जो मिट्टी होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। गंगा नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। बहती हुई नदी का जो झरना होता है, जो नदी का प्रवाह होता है, इसके किनारे की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और पीपल या बरगद का कोई पुराना वृक्ष हो तो उसके जमीन के 1 फीट के नीचे की भी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, आप चिकित्सा के लिए ले सकते हैं। तो ये मिट्टी के लिए सबसे अच्छी कौन कौन सी आपकी मिट्टी होगी, चुनाव करना हो, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, या तो इसकी रिकॉर्डिंग पड़ेगी, YouTube पर रिकॉर्डिंग पड़ेगी, उसका चैनल भी है बाकायदा,
जो आपको घनश्याम भाई बता देंगे, आप उस पर देख के पूरा लिख सकते हैं, नहीं अंत में मैं वो पूरा बना के आपको दे दूंगा। और उसके लिए एक पुस्तक भी है हमारे पास अंदर, जिसमें पूरा बताया गया है कि कहाँ से मिट्टी लेना आपके लिए अच्छा होगा। तो उसमें आप नदियों के किनारे का, कुएं तालाब के किनारे का, जमीन का मिट्टी और आपके खेतों की मिट्टी ले सकते हैं। अब बात आती है कि मिट्टी कौन सी हो, क्योंकि मिट्टी भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, एक होती है बलुई मिट्टी जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, आप सबने देखा है। एक होता है जिसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, जो हमारे शरीर को सौंदर्य प्रदान करने का काम करता है। मिट्टी के कुछ विशेष लाभ की अगर मैं बात करूं तो इस बात को मैं गांधी जी के एक वक्तव्य से आपको बताना चाहता हूं। एक बार गांधी जी सेवाग्राम अपने आश्रम में बैठे थे और वो मिट्टी की पट्टी अपने सर पर लगा के लेटे हुए थे। उसी समय जर्मनी का एक प्रेस अधिकारी, एक प्रेस में काम करने वाला व्यक्ति आता है जिसका नाम जॉर्ज बुश था। वो जब आता है तो देखता है कि गांधी जी के सर पे मिट्टी लगी हुई है, तो वो पूछता है कि आप इससे क्या कर रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि ये वो चीज है जो कि हमारे रोगों को तो हरती ही है, साथ में जब ये मेरे सर पर रखी जाती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सोने और चांदी से भी कीमती मुकुट मेरे सर पर रखा हुआ है, क्योंकि मेरी अपनी मिट्टी को मैं अपने सर से लगा के रखा हुआ हूँ। कितनी गहरी बात है मिट्टी के लिए प्रति गांधी जी की, जो गांधी जी कहते हैं। और ये वो क्यों कहते हैं ये हमें समझना चाहिए कि एक अकेला व्यक्ति जो 40-40 दिन तक उपवास करता था, गांधी जी आप जानते हैं उनके जीवनी में लिखा है कि 50-50 दिन तक का उपवास गांधी जी ने किया है, सिर्फ जल पर रहकर, मट्ठे पर रहकर और बकरी के दूध पर रहकर 9 दिन, 11 दिन, 17 दिन और 40 दिन तक का उपवास गांधी जी ने किया है। और इस पूरे देश में उन्होंने वो क्रांति ला दी कि उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग चलने को तैयार हो गए। आप सोचिए जरा, कल्पना करिए कि कितना तेज है उस प्राकृतिक चिकित्सा में। और ये जो हम उपवास करते हैं ना, ये उपवास भी हमारे चिकित्सा का ही एक हिस्सा है, जो कि आकाश चिकित्सा के अंतर्गत आता है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ।